सो क्लास चलिए हम पढ़ते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी आपको मैंने नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर और कैसे आप डिफाइन करेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, आपने पिछला लेक्चर देखा भी आपने। यहां पर आपको मैं उसी चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा और किस तरह से दिखाऊंगा कि हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर रहे हैं या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये क्लास हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन होता है लार्ज अगर नंबर ऑफ सैंपल है या स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल है। तो यहाँ पर स्मॉल सैंपल्स की बात कर रहे हैं। स्मॉल सैंपल्स में क्लास आप तीन चीज़ें पढ़ेंगे, TF-Z डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में यही तीनों है। अब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब टी डिस्ट्रीब्यूशंस पिछला एग्जाम्पल में बता दिया था, उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपको बताना चाहता हूँ कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं और उसका एग्जाम्पल्स क्या है और कैसे उसको फाइंड करते हैं, और फिर हम प्रूव करेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए क्लास पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। टी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को विलियम सिली क्या नाम था, गोस्सेट ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने दिया। तो इसको टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। कायदे से आप इनकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। पहला है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस आपको मैं दोबारा से नहीं बता रहा हूँ। होता क्या है क्लास की ध्यान समझना, जब बहुत सारा डेटा होता है तो डेटा को जब क्लास इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। जैसे 50 से 60 के बीच में, ठीक है, और 70 से 80 के बीच में, तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो जाती है। सीरीज आपने पढ़ा होगा। और एक होता है कि सिंपल 10, 8, 15, 20 मान के चलो क्लास हम बहुत सारा नंबर लिख देते हैं, फिर देखते हैं कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो कितनी बार रिपीट हुआ, मान के चलो हमने लिखा कि 10, अब 10 कितनी बार आया है, तो इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, किस तरह से कंटिन्यूस और डिस्क्रीट बनाते हैं ये भी पता है आपको। ठीक है, म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज पता है आपको, मतलब एज्यूम करते हैं कि ये सब आपको पता है। अब बात करते हैं कि यह डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्लास, एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यह एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस का। दूसरा होता है यह क्लास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे बेल शेप्ड बनता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ाई था क्लास आपको बेसिकली कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भाई ऐसे बनता है, तो यह भी ऐसा ही बनता है लेकिन थोड़ा सा बेल शेप बनता है। आप ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है बस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज सैंपल होता है और ये स्मॉल सैंपल होता है, बस इतना समझिए। यूज्ड करते हैं इसको स्टैटिस्टिक्स ऑफ एस्टिमेशन सिग्निफिकेंस। हम इस टी डिस्ट्रीब्यूशन को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इसके माध्यम से, इसके हेल्प लेकर के हमें डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है एस्टिमेशन है, जो हम आंकड़े, जो डेटा कलेक्ट किए हैं, उसके बारे में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सही है कि गलत है, ये सिग्निफिकेंस स्टेटमेंट है या नहीं है, यह हम उसको एस्टिमेट करते हैं। तीसरा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ लीजिए क्लास। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1, इसको समझ लेना। या कई बार आपको लिखा रहेगा क्लास n-k। k का मतलब होता है नंबर्स, n का मतलब होता है, जैसे सपोज दैट हमने 30 सैंपल साइज लिया, तो 30 सैंपल्स का मतलब होता है कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 30-1 यानी कि 29 हो जाएगा। या हमारे पास 10 सैंपल साइज है, तो 10-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें ये लेना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, उसका फार्मूला होता है n-1 या n-k। ये पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, आपको बाद बताएंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल 95% लेते हैं, यानी कि हमें लेना है सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ
5%। तो जब सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5% मतलब होता है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका 95% हो गया। अब आप बताओ सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल आपको बताए थे क्या होता है थोड़ी देर पहले कि रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, ठीक है, कि हम हाइपोथेसिस को किस बेस पे रिजेक्ट करेंगे, कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू होते हुए भी हम उसको किस बेस पे रिजेक्ट करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल ऑफ 5%। सिमेट्रिक एंड मोनोपीक होता है, या एक सिमेट्रिक होता है और मोनोपीक होता है। आपने पढ़ा होगा कर्टिसिस, लेप्टो, मेसो, है, तो उस तरह से होता है। अच्छा, दो चीज़ें और समझिए क्लास, यहीं पर जान लीजिए, इसको जाना जरूरी है। टी की जो वैल्यू है वो टेबल की वैल्यू है, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो वैल्यू आप निकालेंगे और टेबल की वैल्यू जब निकालेंगे, तो अगर टी की वैल्यू ज़्यादा है टेबल की वैल्यू से, जो आपने वैल्यू फाइंड किया, तो इसका मतलब होता है कि आपकी हाइपोथेसिस रॉन्ग है। मतलब ध्यान समझना, यानी कि आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब यानी कि आपका जो निकाला है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि हाइपोथेसिस रॉन्ग है, यानी कि H0 रॉन्ग होगी तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी, यानी कि HA प्रूव हो जाएगी। ध्यान समझना इसको। दूसरा होता है कि टी वैल्यू ऑफ लेवल ऑफ अगर टी की वैल्यू से लेवल ऑफ जो टेबल वैल्यू है अगर ज़्यादा निकल जाती है तो वहाँ पर हमारा सिग्निफिकेंट नॉट सिग्निफिकेंट होता है, और इस केस में हमारी जो हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू हो जाती है। बात समझ आई? यानी कि अगर टी की वैल्यू कम होगी हमारे जो टेबल की वैल्यू से, तो इसका मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट नहीं है ये डिफरेंस, और जो है वो हमारी हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए आपको मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पढ़ता हूँ बताते हैं आपको, ठीक है। पिछली क्लास में जो पढ़ाया था आपको समझाना, उसी बेस पे हम इसको बताते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड कैसे करते हैं क्लास। तो सबसे पहले टी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिए, एक एक चीज़ समझते जाना क्लास, बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको लगेगा कि सर आप ऐसे उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। तो आपको इतना पता होना जाना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज रट लेना भाई, कौन कौन सी, बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारा मेन टास्क आता है कि स्टेप क्या होता है। सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस बनाना है। एक नल हाइपोथेसिस बना लीजिए। नल हाइपोथेसिस आपको पिछली क्लास में बताया कि मान के चलो हमने बोला कि एक गांव में या एक स्कूल की बात कर रहे हैं, एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल के जो एवरेज हाइट है, यानी कि हम अगर मीन निकालें उसका, पूरे गांव का, पूरे स्कूल का बच्चों का हाइट का मीन निकालें, तो हमने बोला कि चलो मान चलो 80 आता है, हमने एज्यूम किया कि 80 है। लेकिन हम इसी स्कूल के कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके, कुछ यूनिट को सेलेक्ट करके हमने क्या निकाला, हमने उसका मीन निकाला, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं मान के चलो, तो कहने का मतलब कि अब हमारा स्टेटमेंट ये बनेगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपलिंग पैरामीटर एंड पॉपुलेशन पैरामीटर, या बोलेंगे कि स्कूल के सभी बच्चों की हाइट का जो एवरेज और कुछ सैंपल्स जो सेलेक्ट किए बच्चों की हाइट का एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यह आपकी क्या हो गई, एक हाइपोथेसिस हो गई। बात में कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपको ये प्रूव करना है कि हमने बताया था आपको कि एच नॉट नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू, मान के चलो हमने इसको ठीक है, एक को हमने बनाया था म्यू नॉट और एक को बनाया था म्यू नॉट और म्यू। तो म्यू का मतलब होता है कि मान के चलो कि ये सैंपल्स का मीन है और ये पॉपुलेशन का मीन है। तो ये पूरे कॉलेज का मीन है, पूरे स्कूल का मीन है, और ये सिर्फ कुछ सेलेक्टेड किए हुए बच्चों का मीन है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस नहीं है तो हमारी नल हाइपोथेसिस ये हो गई कि देयर इज नो स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। ये हमारी हाइपोथेसिस है, मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है।
अब क्या करते हैं, अब हम प्रूव करते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, पहले हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला क्या होता है क्लास, पता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि जो वैल्यू होती है, जो यूनिट होते हैं, जो यूनिट सेलेक्ट किए हैं पर यूनिट को, और उस यूनिट्स के जो भी सैंपल लिए हैं पर सैंपल माइनस जो सैंपल्स का मीन है उससे हम माइनस कर देते हैं, और फिर n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सो स्क्वायर कर देते हैं। तो जो निकलती है वैल्यू वो क्या निकलती है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए। जब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला निकाल लेते हैं क्लास, तो हम टी का फार्मूला लगाते हैं, टी की वैल्यू लगाते हैं। टी का फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए। टी का फार्मूला होता है कि x बार मतलब सैंपल्स से जो हमने मीन लिया हुआ है माइनस पूरे पॉपुलेशन का जो मीन है अपान स्टैंडर्ड डेविएशन और ये नंबर ऑफ सैंपल। तो नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो निकाल लेंगे हम इसको वैल्यू, तो टी निकल आएगा क्लास। तो टी निकालने का फार्मूला आपको फिर पुट करना पड़ेगा थर्ड स्टेप में। जब टी निकाल लेंगे वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करेंगे, n/1 फाइंड करेंगे, और n/1 फाइंड करने के बाद वैल्यू इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो देखेंगे कि जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू आई है वो क्या है, वो टी से, टी की जो वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम है, या टी की वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा है। अगर टी की वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट है, मतलब हमारे नील हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाएगी। मतलब डिफरेंस हम बोल रहे नहीं है, जबकि डिफरेंस है, तो हमारा हो जाएगा एच अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इतना इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तब होगी जब आपकी नील हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इस केस में आपका अगर ये टी की वैल्यू, ध्यान रखना, अगर टी की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी टेबल वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा क्लास, तब आपका ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा, कि सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो यानी कि माना जाएगा कि हाइपोथेसिस हमारी रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि ये रॉन्ग है, यानी कि डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि अगर ये वैल्यू टी की वैल्यू, ठीक है, डिफरेंस हो जाएगी, तो क्या होगा कि नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि फिर ये हमारी परिकल्पना सही है, मतलब रिजेक्शन लेवल जो है नहीं कर पाया, तो ये हमारी वैल्यू सही है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अच्छा, तो बेसिकली आपको करना क्या है क्लास, कि एक पॉपुलेशन सैंपल आपके पास टी को फाइंड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो आपको टी को फाइंड करने के लिए आपके पास पूरे एक पॉपुलेशन होना चाहिए, उस पॉपुलेशन का मीन होना चाहिए, फिर उस पॉपुलेशन में से कुछ जो सैंपल्स लेते हैं <30, उस सैंपल्स का भी आपके पास मीन होना चाहिए। जब दो आपके पास सैंपल्स आ जाएंगे, जो सैंपल्स आ जाएगा और मीन आएगा, तो इसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद उस स्टैंडर्ड डेविएशन से दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करके और नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, नंबर ऑफ सैंपल से मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपका निकल जाएगा। फिर आपको वैल्यू देखना है। क्लियर हुआ इतना। अच्छा, प्रॉपर्टीज देख लिया आपने, स्टेप्स देख लिया। अब इसी स्टेप के अकॉर्डिंग हम आपको करके दिखा देते हैं क्लास। मैंने इसलिए रखा है कि तो आपका टाइम बचे और मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। ठीक है। मान लीजिए क्लास गिवन है पॉपुलेशन मीन्स एक गांव है, समझ लीजिए एक गांव है, और एक गांव की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का जो लिटरेसी एवरेज लेवल है, मान चलो लिटरेसी का, वो है 65। ठीक है, यानी कि एवरेज 65 है पूरे गांव का एवरेज। अब उस गांव में से बहुत सारी पॉपुलेशन है, मेल है, फीमेल है, कास्ट वाइज देखे जैसे देखें बहुत सारा है। हमने कहा कि अच्छा फिर हमने क्या किया, पूरे गांव का एवरेज 65 आया, तो यानी कि पूरी ये पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, ये पैरामीटर है,
क्या है ये? पैरामीटर है, आपको पता है। अब क्या करेंगे, हमने उस गांव में से 10 लोगों को चूज़ किया। सपोज दैट हमने 10 सैंपल ले लिया, ये 10 सैंपल है, हमने सैंपल्स लिया x, 10 सैंपल हमने ले लिया। अब इस 10 सैंपल को हमने उनकी जो लिटरेसी रेट लिख दिया 63, 63, 65 हमने उनको लिख दिया, मान के चलो। तो अब हमने ये 10 लोगों का सैंपल लिया और 10 लोगों का एवरेज हमने निकाला। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल कर दें, 67 आ गया, 67 मतलब 670 आ गया। आपको पता है कि मीन कैसे निकालते हैं क्लास? तो मीन निकालने के लिए इसको x क्या करेंगे, नंबर ऑफ से डिवाइड कर देंगे। तो सैंपल्स का मीन कैसे निकालेंगे, आपको पता चल गया, 670/10 इक्वल टू इतना आ गया, सैंपल्स का मीन आ गया। कितना आ गया समझे? आपने सैंपल्स का मीन निकाल लिया। ओके, अब डेविएशन करते कैसे कैसे करना, क्योंकि आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले डेविएशन करेंगे। डेविएशन के लिए क्या फार्मूला होता है, जो नंबर ऑफ सैंपल होते हैं और जो मीन होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पर मीन लिख दिया, मैंने डिवाइड किया। तो देखिए डिफरेंस क्या आया, हमारा 67 था, तो 67 में से माइनस 63 इक्वल टू 4 आया। तो इस तरह से हमने 4 4 4 3 2 1 और यहाँ पर देखेंगे कि 2 2 3 3 आ गया, इतना समझ आ गया। तो देखेंगे कि टोटल जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो मतलब डेरिवेशन होता है, डेविएशन होता है, वो क्या होता है, हाल में 0 होता है। क्या होता है, प्लस 0 होता है, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर देते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या निकलेगा, 4 को 4 चौक 16, 4 चौक 16, समझ रहे ना। तो कितना निकला क्लास, 88 आ गया। तो हमारा ई सिग्मा कितना हुआ, x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 88 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए क्लास। अच्छा, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो हमारा कितना आया, 3.13 आया। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ये कितना था क्लास, 88 है, और n-1 कितना था, हमारे पास सैंपल 10 है और 10 में से 1 लिखा तो 9 आ गया। तो ये 10 - 1 9, फिर इसको फॉलो करेंगे 3.13 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास मिल गया। अब आइए टी कैसे निकालते हैं। टी निकालने के लिए आपके पास मीन कितना है, 67, और ये 67 लिख दिया हमने, और ये म्यू कितना है, यानी कि पूरे गांव का सैंपल कितना था, एवरेज 65 है। तो हमारा ये सैंपल का एवरेज 67 आया है और पूरे गांव का जो सैंपल था वो 65 आया है। तो 67 65 दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू n, तो हमने निकाला कि 2.02 ये आ गया। ठीक है, अब टी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कीजिए, कितना आएगा, 10/10 - 1, तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब पी वैल्यू जाके देखिए, तो टेबल में जाएंगे, 9 डिग्री फ्रीडम पर 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल में, मतलब 5% पे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या देखेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी आपको 2.262 मिली। तो अब आप देखिए कि आपकी जो वैल्यू है कितनी आई, 2.261 आई। टी की वैल्यू कितनी आ रही है क्लास, 2.02 आई। तो 2.02, अब आपका इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, बताइए भाई। आपका इंटरप्रिटेशन अब ये कहेगा कि जो हमने वैल्यू फाइंड किया क्लास, क्या फाइंड किया बताइए प्लीज़। फाइंड किया कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन टी की वैल्यू, टेबल वैल्यू। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो कितनी आई है, कितनी क्लास, 2.02 ये टी की वैल्यू है। और टेबल की वैल्यू कितनी है, ज़्यादा है, टेबल की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब टेबल की वैल्यू ज़्यादा है 2.262, अब आप क्या कहेंगे बताइए, स्टेटमेंट क्या निकलेगा आपका। क्योंकि हमने पहले आपको पढ़ा चुका हूँ कि अगर टी की वैल्यू ज़्यादा आ गई है तो क्या स्टेटमेंट निकलेगा कि ये आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। समझ में आया। तो बताइए क्या निकलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग निकलेगा कि अगर टी की वैल्यू जो हमने निकाला 0.22 है, 2.02 है,
और टेबल वैल्यू हमारी 2.262 है, ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये जो डिफरेंस आ रहा है 67 का और 65 का, 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये 2 का डिफरेंस मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है। इट इज ए नॉट सिग्निफिकेंट, इट इज ड्यू टू द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। और इसीलिए ये हमारी हाइपोथेसिस यानी कि यच परिकल्पना हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। यानी कि जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस आया, जो दोनों में डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ड्यू टू द फ्लक्चुएशन है। तो हमारा कहेंगे क्यों, क्योंकि जो 5% लेवल पर रिजेक्शन लेवल था उसको रिजेक्ट करने में असफल हो गया। यानी कि हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट ये बना कि हमारी परिकल्पना सही है कि पूरे गांव का एवरेज और सैंपल का एवरेज जो है वो इक्वल है। अगर यही चीज़ उल्टा हो जाता क्लास, ये ज़्यादा आ जाता और ये कम आ जाता, तो हम ये बोलते कि नहीं ये परिकल्पना गलत है, ये हाइपोथेसिस गलत है, ठीक है, कि दोनों इक्वल है। तो डिपेंड करता है कि आप का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या एन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है और सैंपल क्या रहे हैं और पॉपुलेशन मीन्स क्या है, इसके बेस पे यानी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए फाइंड किया जाता है कि आपकी अपनी हाइपोथेसिस को सही रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ इतना बात ना? बात समझ, क्योंकि आगे चलकर रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो ऑब्जर्वेशन किया, जो हमने स्टेटमेंट तैयार किया है, जो हमने अपना थ्योरी का जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो सत्य है या नहीं है, मतलब वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस ट्रू या फॉल्स, इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम फिर टेस्ट करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया।